नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई जैसा आपको पता है हमारे एग्जाम चल रहे हैं यूजीसी नेट के। तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारे जो आयोग हैं उनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता के बाद वाले हों चाहे वो स्वतंत्रता से पहले वाले हों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्रता के बाद वाले आयोग। ठीक है। मैं स्वतंत्रता से पहले वाले आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, इकट्ठा करवाती तो दोनों आपके मिक्सअप हो जाते हैं और किस आयोग में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है और लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए बताती हूँ आपको। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लागू किया गया और ये 18 जून वाले पेपर में भी पूछा गया था कि स्वतंत्रता के जस्ट बाद कौन सा आयोग लागू किया गया। तो वो किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको आप यूजीसी बोलते हैं। ठीक है, यूजीसी आपको पता है जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उन पर कमांड करती है। ठीक है, उसके अंतर्गत हमारे जो 4 विश्वविद्यालय आते हैं, केंद्रीय, राज्य, सम और निजी। ठीक है, तो चारों विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई वो बता देती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। इसका दूसरा नाम यदि पूछ ले तो इसका दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनको इसका अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि वो इससे पहले जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके उप कुलपति रह चुके थे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बताती है। और ये क्यों लागू किया गया, क्योंकि हमारी शिक्षा के 3 स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। तो जो प्राथमिक और उच्च है वो ठीक है, परंतु जो माध्यमिक शिक्षा जो कड़ी है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में जो माध्यमिक शिक्षा है वो कड़ी कमजोर है। इसमें ये पाया गया कि उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग लागू किया गया। किसकी अध्यक्षता में ये लागू किया गया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। इसका दूसरा नाम मुदालियर आयोग भी है। ठीक है, क्या नाम है? मुदालियर आयोग। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उनको नंबर देते हैं, तो वो अंकों में ना दे करके सांकेतिक रूप से दिए जाएं। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, इसमें ये कहा गया। 1961 में भावनात्मक एकता समिति, डॉक्टर संपूर्णानंद इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको एक किया जाए। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें वो भागीदारी लें। 1964 से 66, 64 में बना, 66 में लागू हुआ कोठारी आयोग। ये लागू हुआ था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया था, इसलिए इसको कोठारी आयोग कहते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% शिक्षा पर खर्च हो, पूरी शिक्षा पर। ठीक है, चाहे वो प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च है। उसके बाद आया हमारा 1968 में त्रिभाषीय सूत्र। त्रिभाषा मतलब 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा। वो ज्यादातर होनी चाहिए, जो हमारी दक्षिण दिशा के जो राज्य हैं उनसे संबंधित वो भाषा होनी चाहिए तीसरी। ठीक है, तो हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा मतलब सब बच्चों को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कोने से पढ़ाई कर रहा हो। 1972 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया कि पूरे देश में एक तरीके से पढ़ाई हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने से पढ़ रहा है, सबसे पहले उसे 10th पास करनी है, फिर 12th और फिर उसे अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है। तो ये सूत्र अपनाया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कोठारी आयोग की ही अग्रगामी है। इसका ही मतलब संशोधित रूप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं उन पर बल दिया गया कि भाई गांव में भी विश्वविद्यालय हों
ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े। जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर बल दिया गया। 1990 में आचार्य राम मूर्ति समिति बनाई गई और इसमें शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए कि जो शिक्षा है उसको प्राप्त करके बच्चे बेरोजगार ना रहें। क्या बने वो? व्यावसायिक रूप से मजबूत बने। जब वो शिक्षा प्राप्त करके स्कूल यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो वो अपना पेट स्वयं भर सके, ना कि वो बेरोजगार रहें। इस समिति का यही काम था, बेरोजगारी को दूर करना, और अगर बेरोजगारी है तो वो उसके कारणों का पता करना। फिर आया 2006 में सैम पित्रोदा समिति। इसके अंतर्गत मॉड्यूलर शिक्षा को ग्रहण किया गया कि बच्चों को जो अभी देखो, पहले पारंपरिक शिक्षा थी, बच्चे अलग थे, पढ़ाने का तरीका अलग था, परंतु अब शिक्षा को आधुनिक रूप से बच्चों को समझाया जाए ताकि वो और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सके। तो ये सैम पित्रोदा समिति में बताया गया। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय, जिसको आप MHRD बोलते हैं, ये लागू किया गया। ठीक है। और एक बात रह गई कि जो सैम पित्रोदा समिति है, इसमें ये जो 6% सकल घरेलू उत्पाद का बताया था, इसमें कहा गया कि 1.5% उच्च शिक्षा पर लागू होना चाहिए। 6% तो संपूर्ण शिक्षा पर और 1.5% केवल उच्च शिक्षा पर लागू होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद का। ठीक है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।